नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एआईआर की इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि भारत सरकार ने अप्रैल 2020 से जो पीडीएस के अंतर्गत 5 केजी प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न दिया जा रहा था उसके अतिरिक्त 5 केजी प्रति व्यक्ति नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत अतिरिक्त 5 केजी दिया जा रहा था। तो इसमें अप्रैल 2020 से शुरू की थी। अभी क्या किया है कि जो अक्टूबर तक था इनका निश्चित, उसके बाद में उसको बढ़ा के दिसंबर तक कर दिया है। दिसंबर तक बढ़ाने का रीज़न दिया है कि अभी हाल फिलहाल में जो त्योहारों का जो सीज़न है उसके अंदर गरीबों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसमें लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि विश्व के बहुत सारे देशों की तो आबादी 80 करोड़ नहीं है और हम प्रति माह इतने लोगों को फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं पे अगर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यहाँ पे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो फूड है, जो अन्न है, हम प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अगर हम थोड़ा विस्तारित रूप से देखें तो 2013 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? गरिमापूर्ण जीवन के लिए वहनीय मूल्य, यहाँ पे गरिमापूर्ण जीवन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वहनीय मूल्य और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना है, खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा जो एसडीजी गोल है, गरीबी 1 और भूख एसडीजी 2, ये दोनों इसके अंतर्गत हम लक्षित कर रहे हैं कि इससे हम दोनों एसडीजी 1 और 2 को कहीं ना कहीं रीच कर सकें। वहीं पे अगर इसको देखा जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो कवरेज है वो 67% आबादी का, जिसमें क्या है 75% ग्रामीण क्षेत्र और 50% शहरी। साथ ही साथ इसके कुछ प्रावधान भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो प्रावधान है, पहला है कि जो प्रति माह प्रति जो व्यक्ति है 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। ये हमने देखा। तो उस खाद्यान्न जो 5 किलो होगा जिसमें 3 रुपये किलो चावल हो सकते हैं, 2 रुपये किलो गेहूँ और मोटा अनाज 1 रुपये किलो। साथ ही साथ इसमें क्या है, जो अंत्योदय अन्न योजना है उसके अंतर्गत 35 केजी प्रति व्यक्ति दिया जाएगा अंत्योदय योजना के अंतर्गत। वहीं पे इसी के अंतर्गत 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको भी भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे शिकायत निवारण तंत्र भी है, जिससे फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। ठीक है, अगला ये इम्पोर्टेंट देख लिया हमने। अगला है हमारा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। 8th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हाल फिलहाल में दुबई में, इसके अंतर्गत हमारे मंत्री हैं वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। उनमें यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इसका लक्ष्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो विश्व स्तर पे बहुत सारी जो इकोनॉमीज़ हैं या फिर जो भी स्टेक होल्डर हैं उनका समन्वय, ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनाई जा सके या फिर कुछ नवाचार हो इस दिशा में उसके रिलेटेड। साथ ही साथ एसडीजी को प्राप्त करने के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड जो ग्रीन इकोनॉमी। इसके साथ में ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो भारत सरकार ने इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान जो स्थापित किया था एनर्जी एफिशिएंसी और क्षमता के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको प्रस्तावित किया था या फिर बनाया था। तो इसके अंतर्गत हमें देखते हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि पहला देश है भारत इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और जो सामाजिक आर्थिक लाभों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य हो गया कि इसका इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान का। साथ ही साथ इसका जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2037-38 तक कूलिंग डिमांड को 20 से 25% कम करना। जो कूलिंग डिमांड है कि हम जो एसी वगैरह, एसी के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए जो ऊर्जा हम यूज़ करते हैं उसका 20 से 25% डिमांड को कम करना। साथ ही साथ जो रेफ्रिजरेंट डिमांड है वो 25 से 30% कम करना। और शीतलन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें कूलिंग के लिए जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको 25 से 40% तक कम करना। तो ऑल ओवर क्या डिमांड, इसके अंतर्गत जो स्टार रेटिंग से रिलेटेड जो उपकरण है उनको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा, स्टार रेटिंग वगैरह दी जाएगी। साथ ही साथ 2022-23 तक
कौशल भारत मिशन से तालमेल से सर्विस सेक्टर के 1 लाख तकनीशियन को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये रोजगार भी उपलब्ध करवाएगा इस तरीके से। तो इसके लक्ष्य थे 2022-23 तक का ये एक लक्ष्य, बाकी 2037-38 तक के ये 3 लक्ष्य है। कूलिंग डिमांड को कम करना, रेफ्रिजरेंट डिमांड को कम करना और जो शीतलन के लिए ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं उसकी भी डिमांड को कम करना। ये हमारा हो गया इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, ये इम्पोर्टेंट था। अगली हम न्यूज़ देखते हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए जो रेलवे ने प्रस्ताव किया है कि जो 3 है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली और अहमदाबाद स्टेशन, इन 3 स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे रोजगार भी बनेगा, साथ ही साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है साथ उसको भी कम किया जा सकता है और एफिशिएंसी के साथ इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये हाल फिलहाल में जो हमारी जो लॉजिस्टिक नीति है उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो ये हमारा हो गया पुनर्विकास। इसमें आगे किस तरीके से किया जाएगा, क्या मॉडल अपनाया जाएगा, ये बाद में आएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। इम्पॉर्टेंट एक है कुशियारा नदी से रिलेटेड। कुशियारा नदी न्यूज़ में थी क्योंकि हाल फिलहाल में अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में इससे रिलेटेड सहयोग और समझौता हुआ है। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश के बीच में असम जो राज्य है भारत का, उसके अंतर्गत सीमा दोनों देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि जो गर्मी का टाइम है असम में पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। तो हमने बांग्लादेश से ये कहा है, समझौता किया है कि आप असम को कहीं ना कहीं पानी की एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोवाइड करवाने के मतलब समझौता करें। तो भारत बांग्लादेश के संबंधों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ ये देखते हैं अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुशियारा नदी है कहाँ पे, और ये इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये बराक नदी की ब्रांच है। बराक नदी की ब्रांच इट मीन्स बराक मणिपुर से होके निकलती है और आगे जाके 2 नदियों में डिवाइड हो जाती है। एक होती है सूरमा नदी, दूसरी है कुशियारा नदी, लेकिन ये दोनों आगे जाके फिर से एक हो जाते हैं। तो ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाती है उसी को देखते हैं। बराक नदी मणिपुर से इसका उद्गम स्थल है बराक नदी, वहीं पे नागालैंड होते हुए मिज़ोरम असम होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। इस दौरान बराक नदी के 2 ब्रांचेज निकलती हैं, एक कुशियारा नदी, एक सूरमा नदी। ये दोनों आगे मिलके आगे जाके फिर से एक हो जाती है। अब जो आगे जाके ये जो मिलती हैं उसको यहाँ इधर जो पद्मा कौन सी है, इसमें पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं पद्मा, और फिर ये आगे जाके मिलती है पद्मा और जो बराक नदी जब मिलके मेघना नदी के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी थी कहाँ पे आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो असम से होते हुए बांग्लादेश में पहुँचती है। ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से तिस्ता नदी जब मिलते हैं तो इन दोनों को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जमुना नदी कौन कौन सी नदी से मिलके बनी है। ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदी। जमुना जब आगे जाके गंगा से मिलती है तो ये पद्मा कहलाता है, पद्मा नदी कहलाती है। वहीं पे बराक नदी जो कुशियारा और सूरमा की ब्रांच से आगे बढ़ के यहाँ पे मिल रही है, बराक नदी जब पद्मा नदी से मिलती है तो ये मेघना नदी कहलाती है। और फाइनली ब्रह्मपुत्र और गंगा डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र और गंगा के नाम से बे ऑफ बंगाल में ना गिर के मेघना नदी के नाम से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट थी कुशियारा नदी से रिलेटेड। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने 4% की वृद्धि करने की घोषणा की है, जिससे लगभग प्रति वर्ष हमें 12,852 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की जो बैठक है उसके अंतर्गत आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है उसमें आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम जो हमारी दर है, ब्याज दर है, वो बढ़ाई जाएगी। ब्याज दर बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं, क्योंकि जो फेड रिज़र्व है, फेडरल रिज़र्व यूएसए का, उसने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पे होगा, ऑल ओवर जो मुद्रास्फीति है उस पर भी होगा। तो हमारी ब्याज दर बढ़ाने का हमारी मुद्रास्फीति जो महंगाई दर है, स्फीति को कम करने के लिए, महंगाई अगर सामान्य भाषा में कहें तो उसको कम करने के लिए, तो महंगाई कम करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें जो विकास की गति है, इट मीन्स जो डिमांड है,
उसको भी बनाए रखना है। तो सरकार ने ये किया है कि भाई केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की है, जिससे यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट हो सके। तो ये डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ से अगर मुद्रा ये ब्याज दरें बढ़ा के हम जो इनफ्लो ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा कहीं ना कहीं मार्केट में, उसको इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो ये हमारी डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट था। अगला एक देखते हैं, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। ये एक फैक्ट है जो हमें याद रख। साथ ही साथ हमारे जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। इससे पहले जो CDS थे हमारे विपिन रावत, वो जिनकी विमान दुर्घटना शहीद हुए थे। अगला है हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारत की जो फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में माना जाता है, और इस वर्ष आशा पारेख को इसके लिए चुना जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि किसको दिया जा रहा है, आशा पारेख को, और सबसे बड़ा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म जगत के लिए। वहीं पे 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो अहमदाबाद में शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट होता है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट के अंतर्गत सीरिया में कैंप लगाएगी। जयपुर फुट क्या है? जो आर्टिफिशियल लिम्ब होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल जो लेग होते हैं, जो आर्टिफिशियल दिव्यांगों के लिए आर्टिफिशियल जो पैर बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और इस क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जयपुर फुट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करवाती है। तो ये सीरिया में कैंप लगाने जा रही हैं। तो इससे क्या इफ़ेक्ट होता है? हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है, वहीं साथ ही साथ शेयरिंग एंड केयरिंग के जो इथोस हैं उसको भी हमारे विश्व पटल पे रखती है। तो हमारी जो पावर है, सॉफ्ट पावर, इसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता है। इसी के साथ हमारी जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो कंप्लीट हुई। मिलते हैं कल फिर नई इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।